तो ये जो हमारे बैक साइड में आपको दिख रहा है ना, ये सारा कांगड़ा का मैप है, राइट। कांगड़ा का मैप है। और अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना, ये कांगड़ा है, ठीक है। और जो हम पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे नूरपुर। तो नूरपुर जो है वो लगभग लगभग यहाँ पे इस लोकेशन में नूरपुर आता है, ठीक है। हमारे पास डिटेल में मैप्ड है। और बाकी तो ये मेन मेन है आपका, ये आपका पोंग बांध है, ठीक है। यहाँ जैसे आपका ऊना है, ये तलवाड़ा है, राइट, ये पठानकोट है, ये पठानकोट है यहाँ पे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये कांगड़ा है और लगभग इतनी रियासतें हैं जो हमने कांगड़ा में पढ़नी है, ठीक है। बात शुरू करेंगे हम यहाँ से। ये नूरपुर है यहाँ पे। नूरपुर के बाद आपकी गुलेर आती है। गुलेर के बाद हम पढ़ेंगे सिब्बा। सिब्बा के बाद दतारपुर पढ़ेंगे। दतारपुर के पास दतारपुर और जो बंगाल है, ये बंगाल है, ये इकट्ठी पढ़ेंगे हम, मतलब कुछ खास इसमें क्वेश्चन है नहीं। और उसके बाद जस्मा और कुटलैहड़ हम पहले पढ़ चुके हैं ऊना में। तो वीडियो में मैं इनके जो प्रीवियस वीडियो है उसको स्टिच कर दूंगा साथ में, ठीक है। चलिए बात करते हैं नूरपुर की। जो नूरपुर रियासत है ना दोस्तों, ये पहला तो क्वेश्चन था कि सर ये कांगड़ा की ऑफ शूट है क्या, कांगड़ा से अलग होके बनी है? तो क्वेश्चन का आंसर है नहीं। नूरपुर जो रियासत है वो कांगड़ा से उसका कोई लेना देना नहीं है। और जितने भी आप पठानियाँ पठूनियाँ देखते हो ना, ये सारे लोग जो हैं वो नूरपुर रियासत के डिसेंडेंट्स हैं। जो यहाँ के शासक थे वो अपना जो सरनेम था वो पठानी लगाते थे। स्टारी जो कहानी है वो शुरू होती है लगभग 1000 से। 1000 में क्या होता, समझ आ रहा है ना? 1000 में क्या होता है ना कि जब मोहम्मद गजनी या मोहम्मद ऑफ गजनी नहीं आया था यहाँ पे, तो दिल्ली से कुछ तोमर जो राजा हैं या उनके राजपूत हैं, वो क्या करते हैं ना कि उत्तर में आते हैं और यहाँ पे रियासतें एक्सप्लोर करने के लिए उनका अपना ही वो चल रहा है। तो फिर वो जब यहाँ नूरपुर या पठानकोट क्षेत्र में आते हैं, तो बेसिकली इस क्षेत्र को औदुंबर क्षेत्र बोला जाता था, ठीक है। आगे देखेंगे तो इसकी बात है। एक ये जेठपाल लगभग 1000 में, और ये चंद्रवंशी राजपूत थे दिल्ली से। और फिर यहाँ पे आके एक रियासत की स्थापना करते हैं जिसकी राजधानी पठानकोट बना देते हैं, और जिसका नाम पठानकोट या पैठान, पठानकोट का पुराना नाम पठान भी था और प्रतिष्ठान भी जो है पठानकोट का ही पुराना नाम था। तो फिर रियासत का नाम तो अभी भी पता नहीं है, बट राजधानी इसकी पठानकोट बना देते हैं। उसके बाद क्या होता है ना कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अकबर के टाइम तक ये राजधानी जो है ये पठानकोट में रहती है। फिर अकबर के टाइम में इस रियासत का एक राजा आता है जिसका नाम है बासदेव। वो राजधानी जो है पठानकोट से शिफ्ट करके धमेरी ले जाता है। धमेरी बेसिकली जो आज का नूरपुर है वहाँ पे ले जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि 1622 में जब जहांगीर अपनी पत्नी नूरजहाँ के साथ यहाँ पे आता है, तो एक शासक होता है वहाँ का जगत सिंह, वो धमेरी का नाम बदल के नूरपुर रख देता है। तो ये छोटी सी स्टोरी है, थोड़े थोड़े बहुत क्वेश्चंस है, आप याद रखिए, ठीक है। चलिए नूरपुर 1622 में फिर जहांगीर, ये तो हमने पढ़ लिया, जहांगीर आता है। फिर जगत सिंह जो है अपनी इसका नाम जो है नूरपुर रख देता है। उसके बाद देख लेते हैं नूरपुर के बारे में। नूरपुर राज्य स्थापना जो है इसकी, जो मैंने बताया था आपको कि इसकी जो स्थापना है वो तोमर राजपूत जेठपाल या जीतपाल भी कहीं के पे लिखा है, उन्होंने करी थी 1000 ईस्वी के करीब। जो यहाँ के डिसेंडेंट्स हैं, जो यहाँ के शासक हुआ करते थे, राजा होते थे, वो अपना जो सरनेम है वो पठानिया लगाते थे। आजकल भी आप हिमाचल में देखोगे ना तो नूरपुर साइड में बड़े पठानिया मिलते हैं, ठीक है। और इसकी जो स्थापना तो इन्होंने करी थी। और औदुंबर क्षेत्र में जो ये रियासत थी, और औदुंबर क्षेत्र कौन है, जो आज का पठानकोट और नूरपुर का एरिया है उसको औदुंबर क्षेत्र बोलते थे। तो ये तीन चार क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद फर्स्ट राजा तो इसके आ जाते हैं जेठपाल, एक राजा आते हैं उसके बाद जसपाल। जसपाल 1313 से 1337 तक रहते हैं। इसमें भी कुछ खास उनका वो नहीं है, मतलब हिस्ट्री में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट उनके बारे में एक बात पता चलती है कि जो जसपाल थे अपने जसाबाई, ये अलाउद्दीन खिलजी है उसका वंशज हुआ करते थे, उनके समकालीन हुआ करते थे। तो ये डिफरेंट राजा हैं नूरपुर रियासत के, ठीक है। यशपाल है, कैलाशपाल है, ये सारे हम एक एक करके देखेंगे। इन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि
जो लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है, बट जो एच पी टेट या कुछ ऐसी जैसी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए इतने डिटेल में क्वेश्चंस आते नहीं हैं, तो उतना ही पढ़ाऊँगा मैं, आप कवर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं जसपाल की। जसपाल के बाद जो राजा आते हैं वो आते हैं कैलाशपाल। ठीक है, कैलाशपाल जो हैं, जो कैलाशपाल राजा हैं, ये इनके बारे में भी कुछ खास वो नहीं है। इनके बारे में सिर्फ यही पता चलता है कि जो कैलाशपाल हैं ये फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था ये कैलाशपाल। और इसने जब एक खुरासान का गवर्नर था तातार खान, उसके साथ लड़ाई करी थी और उसको हराया था। कैलाशपाल के बाद एक राजा आते हैं भीमपाल। भीमपाल जो हैं वो फिर से वही है, नाम याद रखिए, बट इनका ये है कि ये सिकंदर जो लोदी है उसका समकालीन था। भीमकाल से पहले एक राजा आते हैं नागपाल। नागपाल के बारे में दो चीज़ें हैं। एक तो नागपाल का नाम नागपाल इसलिए पड़ा कि जब इनका जन्म हुआ तो इनके साथ एक सर्प का भी जन्म हुआ, और सर्प को खैर फिर बाद में एक बावड़ी या कुएं में छोड़ दिया, बट उस सर्प को एज अ कुलज या कुल देवता मानते हैं पठानिया जो भी डायनेस्टी है, या पठानिया जो भी राजवंश है, जो पठानिया जो वंश के जो भी लोग हैं, वो नाग को अपना कुलज बोलते हैं। एक भाई है कुलज, मतलब जो एक कुल में एक व्यक्ति रहा हो या कुल का एक मेंबर रहा हो, एक कुलज मानते हैं। एक तो वो है नागपाल की हिस्ट्री। दूसरा है कि जब तैमूर आया था तो नागपाल ही वो राजा था जो नूरपुर का तब राजा हुआ करता था, जो 1397 से लेके 1398 के बीच में, या 1397 से 1399 के बीच में जब तैमूर का आतंक था यहाँ पे, तो यहाँ पे नागपाल था। तैमूर ने नागपाल को लूटा, ऐसे याद रख लो, तैमूर ने नागपाल को लूटा। ठीक है, उसके बाद भीमपाल तो हमने पढ़ लिया। और उसके बाद क्या है ना कि भीमपाल के बाद एक इम्पोर्टेंट राजा आते हैं भक्तमल। भक्तमल के बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तीन चार क्वेश्चन इसके बारे में इम्पोर्टेंट है। तो भक्तमल क्या था कि ये तो राजा बनते हैं 1513 से लेके 1558 के बीच में। और अगर आपको याद होगा तो मुग़ल जो दूसरी बार आए थे वो 1556 के करीब, 1555 में हुमायूं वापस आ गया था ईरान से। ठीक है, और जून जुलाई 1555 तक वो दिल्ली रियासत में मतलब फिर से मतलब काबिज हो गया था। तो इस दौरान यहाँ का एक राजा था, वो है भक्तमल। भक्तमल बेचारा है ना, वो किस्मत का मारा था। कैसे था बताता हूँ। चलो मैं पहले ना ग्राफिक से बता देता हूँ, उसके बाद देखेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलिए। आपको याद है कि 1555 ये क्या है ना कि ये मैप है हमारा। यहाँ पे इस साइड में आपका ईरान है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे है ईरान। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये ईरान है, IRAN ईरान। यहाँ पे है हुमायूं। अभी हुमायूं को क्या है ना, हुमायूं को पता लग गया कि उसको जाना है दिल्ली, क्योंकि अभी शेरशाह सूरी का जो जो वंश है वो हो गया है कमज़ोर। तो वो क्या करता है ना कि यहाँ से वो स्टार्ट करता है हुमायूं, और यहाँ से ये होता हुआ ये मतलब पाकिस्तान का पंजाब क्रॉस करता हुआ यहाँ पे दो जगह पे इसकी लड़ाई होती है। एक तो लड़ाई होती है सरहिंद में, सॉरी मच्छीवाड़ा में, मच्छीवाड़ा का युद्ध जो इसके साथ लड़ता है, इनके सेनापतियों के साथ लड़ता है। और दूसरा जो युद्ध होता है वो होता है सरहिंद में। सरहिंद, सरहिंद लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, SNH, सरहिंद में। अब इसके बाद क्या होता है ना कि ये सरहिंद में क्या है कि अफ़गानों को हरा देते हैं, और उसके बाद ये चले जाते हैं दिल्ली, मतलब हुमायूं जो है वो दिल्ली में चला जाता है। तो यहाँ पे ये लड़ाई के बाद ये आ गया दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली में आ गया 1555 में। और जो सरहिंद में लड़ाई होती है ना वो होती है सिकंदर शाह के साथ, सिकंदर शाह सूरी के साथ। ठीक है, ये एक्चुअली पंजाब का गवर्नर हुआ करता था। और ये सिकंदर शाह क्या करता है कि ये यहाँ पे लड़ाई होती है, जब हार जाता है तो ये भाग जाता है कहाँ पे, हिमाचल की ओर, हिमालय की ओर चला जाता है। और यहाँ पे जो रियासत है वो है नूरपुर रियासत। ये आपकी क्या है,
दमेरी है, तभी तो नाम इसका दमेरी था ना। तो ये दमेरी में चला जाता है यहाँ पे, और यहाँ के जो राजा हैं वो राजा कौन है इसके, भक्तमल। तो यहाँ पे जो राजा है वो है भक्तमल। तो भक्तमल के पास चला जाता है कौन, ये है सिकंदर शाह सूरी। ठीक है। अभी क्या है कि 1557 के करीब जब हुमायूं एंड पार्टी को पता लगता है, तो ये भी क्या करते हैं कि भक्तमल ये चले जाते हैं पहाड़ों में, और भक्तमल के यहाँ पे पहुँच जाते हैं और सिकंदर शाह सूरी को मतलब पकड़ लेते हैं। तो सिकंदर शाह सूरी क्या करता है कि कर देता है, वो कर देता है सरेंडर कर देता है, एंड उसको सिकंदर शाह सूरी को भेज देते हैं ये बंगाल में, जहाँ से मतलब निकला था वहीं पे वापस भेज देता है कि भैया मैं फिर से नहीं करूँगा, आपका राज्य मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसे जैसे करके भेज देते हैं। भक्तमल के साथ थोड़ी जाति कर देते हैं, इसको बेचारे को पकड़ते हैं इस राजा को, और इसको भेज देते हैं जेल में। कहाँ पे, लाहौर। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, लाहौर यहाँ पे है और दिल्ली दूर है, तो लाहौर नज़दीक है यहाँ से। नूरपुर यहाँ, जैसे नूरपुर यहाँ पे पड़ता है ना, तो इसको लाहौर भेज देते हैं। और 1558 के करीब, 1558 के करीब जो एक बंदा है बैरम खान जो है, बैरम खान क्या है कि इनकी हत्या कर देता है वहाँ पे। कहीं कहीं पे नाम टोडरमल का भी आता है। ठीक है, बैरम खान या टोडरमल क्या है कि इनकी जो है हत्या कर देते हैं। कहाँ पे, लाहौर में। तो ये इतनी सी स्टोरी है। अभी चलिए देख लेते हैं पीछे हम जो क्या पढ़ रहे थे। तो यही बात है भक्तमल के बारे में, कि जो भक्तमल का विवरण है वो मिलता है अकबरनामा में। अगर आप देखोगे वहाँ पे अकबरनामा में इसका जो मतलब विवरण मिलता है। और अकबर इसके टाइम में जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी का जो पुत्र हुआ करता था उसका नाम क्या था, सलीम शाह या इस्लाम शाह। उन्होंने क्या करा था कि ये इस एरिया में ना एक किला बनाया हुआ था, और उस किले में आके जो है सिकंदर शाह सूरी लेता है शरण, जहाँ पे मुग़ल इसका पीछा करते हैं। उस किले का नाम था मकोट किला। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन है कि इसके शासनकाल में सिकंदर शाह सूरी ने एक किला बनाया था यहाँ पे, जिसका नाम मकोट किला था। और 1557 में जब इसको पकड़ लेते हैं, और उसको बाद में क्या कर देते हैं कि भक्तमल को गिरफ्तार कर लेते हैं और इसको भेज देते हैं लाहौर। जो हमने, और भक्तमल के बारे में एक और बात है कि जो भक्तमल है, इन्होंने जो शाहपुर का किला बनाया था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने शाहपुर का किला बनाया था। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि शाहपुर का जो किला है वो किसने बनाया था, तो वो भक्तमल ने बनाया था। भक्तमल के बाद आते हैं तख्तमल। तख्तमल ने कुछ खास काम नहीं किया। ये 1558 से लेके 1580 तक रहा, और कुछ खास इतिहास में इनके बारे में विवरण मिलता नहीं है। बट यही है कि ये पहला बंदा था जिसने सोचा था कि मैं जो अपनी राजधानी है वो पठानकोट से बदल के दमेरी लेके आऊँगा। बस यही एक क्वेश्चन आता है इनके बारे में। ठीक है, तख्तमल के उसमें कुछ ज़्यादा हिस्ट्री में कुछ है नहीं, बस यही क्वेश्चन आता है कि किस राजा ने सर्वप्रथम सोचा था कि जो राजधानी है वो पठानकोट से दमेरी लेके जाना है, तो वो था तख्तमल। तख्तमल के बाद आता है राजा बासदेव। बासदेव बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा है, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, इसके बारे में अभी पढ़ते हैं। बासदेव का क्या है ना कि जो ये बासदेव है, इनके बारे में फर्स्ट तो यही क्वेश्चन है कि इन्होंने जो राजधानी थी ये पठानकोट से लेके गए दमेरी में। ठीक है, और उसके बाद क्या है ना कि बासदेव जो है एक जहांगीर का बड़ा अच्छा दोस्त था। और जहांगीर जब भी जहांगीर को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करना होता था ना, तो ये क्या करता था कि बासदेव को बोलता था, बासु बापू को तंग कर दे यार। तो वो बापू को तंग करवा देता था बार बार अकबर को। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कितने विद्रोह किए हैं इसने। देखो 1585 में इन्होंने विद्रोह किया, 1599 में, 1594-95 में किया, 1602-3 में विद्रोह किया, 1603 और 4 में इतने विद्रोह किए। और अकबर क्या है ना कि कुछ कर नहीं पाता था, क्योंकि ये जहांगीर का ये दोस्त था। और कई बार तो ऐसा होता था कि अकबर सेनापतियों को बोलता था कि इसको दंड दो, और सेनापति मना कर देते थे क्योंकि वो जहांगीर का दोस्त था। तो ये है राजा बासदेव के बारे में। एक हो रहा है कि कहीं कहीं पे अकबरनामा बुक में इनका विवरण मिलता है, अकबरनामा में, और इनको राजा बासु करके भी लिखा गया है। ठीक है,
और राजा बासु भी मस्त था यार, जब भी ये विद्रोह करते थे। और नूरपुर रियासत का कोई भी राजा विद्रोह करेगा तो छुपने के लिए वो चले जाते थे मकोट किला। मकोट बेसिकली चक्की की खड के साथ एक पूर्व दिशा में एक किला बनाया हुआ था, जो शेरशाह सूरी के बेटे सलीम शाह ने बनाया था, और वहाँ पे जाके छुप जाता था। खैर, जब अकबर ने इसको बड़ी बार माफ़ कर दिया, फिर अकबर तो मर गया 1605 में, और फिर बनता है जहांगीर। और जहांगीर क्या करता है कि इसकी जो मनसब है वो 1300 से बढ़ा के कर देता है 3500। पहले उसकी जो मनसब थी 1500 थी, फिर उसको बढ़ा के कर देता है 3500। ठीक है, मनसब का मतलब अगर नहीं समझते हो ना, मनसब होता है कि आप कितनी आर्मी रख सकते हो, आपकी कितनी जायदाद हो सकती है, ऐसी जैसी चीज़ें थी। तो पहले मान के चलो कि पहले वो 1500 सैनिक रख सकता था, फिर बाद में 3500 सैनिक रख सकता था। मनसब ऐसे मानो, एक्चुअली इसकी और भी डिटेल में है, बट रेफरेंस के लिए इतना मान के चलो कि 1500 से 3500 मनसब उसकी बढ़ा के रख दी। बासु पे इतना विश्वास था जहांगीर को कि जब इसको शाहजहाँ ने इसके विरुद्ध विद्रोह करा, तो इसने शाहजहाँ को पकड़ने के लिए बासु को भेजा था, राजा बासदेव को। और लगभग 1511 के करीब इतना विश्वास था, तो इसने राजस्थान में भेज दिया, मेवाड़ में, इसको राजपूतों के रजवाड़ों के विरुद्ध लड़ने के लिए। और जहाँ पे क्या हुआ कि इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसने सोचा होना पहाड़ी बंदा यार, तो लड़ाई करेगा राजपूत के राणाओं से तो हरा देगा उनको। ठीक है, हालांकि अच्छे से लड़े, बट वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। ये जीके का क्वेश्चन, मतलब आपके रेफरेंस के लिए अगर आप पढ़ रहे तो। बासदेव के बाद आता है सूरजमल। सूरजमल का भी वैसा ही है। अगर आपको याद रहेगा कि सूरजमल की जो बात है, ये लगभग 6 साल तक राजा रहे, और इनके बाद इसका जो भाई है वो बना राजा। सूरजमल जो है वो जहांगीर के टाइम में था, और जहांगीर को मन था कि उसको कांगड़ा जीतना है। कांगड़ा जीतने के लिए उसको लोकल सपोर्ट चाहिए थी। तो वहाँ पे नूरपुर जो रियासत, जो दिल्ली की बहुत फ्रेंडली रियासत थी, वहाँ पे वो क्या बोलता है कि सूरजमल को 2 बार बंदों के साथ असाइन करता है। पहली बार तो मुर्तज़ा खान के साथ असाइन करता है उसको, फिर और दूसरी बार जब करता है तो शाह कुली खान और मोहम्मद ताकी के साथ करता है। तो दोनों बार सूरजमल क्या है ना कि सूरजमल नहीं चाहते थे कि बाहर का बंदा आके कांगड़ा किले पे कब्जा करे, वो खुद कांगड़ा को जीतना चाहते थे, उनकी मंशा ये थी बेसिकली। बट अभी जहांगीर के विरुद्ध भी कौन जाएगा, तो इन्होंने क्या करा कि दोनों बार कुछ ना कुछ झगड़े कर दिए इनके साथ, और दोनों बार जो मिशन था वो फेल कर दिए। ठीक है, और जब दूसरी बार ये आया, शाह कुली खान के साथ था, तो फिर इन्होंने उनके साथ भी झगड़ा किया, और फिर जहांगीर ने क्या किया कि जो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी सूरजमल को दे दी जीतने की, और इनको बुला लिया वापस, जो मोहम्मद ताकी और जो कुली खान था। कांगड़ा पहुंचकर सूरजमल ने क्या करा कि विद्रोह कर दिया मुगलों के अगेंस्ट ही, और कांगड़ा को खुद कब्जा करने लग पड़े। ठीक है, फिर शाहजहाँ ने उनको पकड़ने के लिए उसका भाई जो जगत सिंह था, और एक और बंदा था सुंदर राय रैन, या राय सुंदर सिंह या विक्रमजीत, उनको भेजा इनको पकड़ने के लिए। और ये फिर भाग के चले जाते हैं मकोट किला, फिर मकोट किला से भागकर चले जाते हैं ये चंबा। वहाँ के राजा होते थे जनार्दन। अब जनार्दन क्या है, बोला जाता है कि जनार्दन ने 1600, इनके साथ इनके भाई भी थे माधो सिंह। बोलते हैं कि इन्होंने क्या करा था कि माधो सिंह, जनार्दन ने इनके भाई और इनको वहाँ पे मरवा दिया था। ठीक है, और जो जगत सिंह था तो उनको भेजा तो पकड़ने के लिए ही था, बट उसको बहुत उनको बुरा लगा कि जनार्दन ने उनके भाई को मार दिया है, तो उन्होंने उसका बदला लेते हैं वो बाद में। ठीक है, खैर 1619 में सूरजमल के बाद क्या है कि जो राजा बन जाते हैं वो बन जाते हैं जगत सिंह। जगत सिंह जो है इम्पोर्टेंट राजा हैं नूरपुर के, क्योंकि इनके बारे में 3-4 चीज़ें तो बड़ी वो हैं, फेमस है। एक तो ये नूरजहाँ है जो उसको अपनी बेटी मानते थे। दूसरी यह है कि जगत सिंह ने दमेरी का नाम जो था वो नूरपुर रखा, और जगत सिंह के टाइम में ही 1622 में जो जहांगीर है अपनी पत्नी उनके साथ, नूरजहाँ के साथ यहाँ पे आए थे। ठीक है, ये तो 3-4 चीज़ें हैं, आप बट याद ही कर लो। अभी क्या होता है कि
जगत सिंह को गुस्सा है जनार्दन पे, उसने उसके भाई को मारा है। 1623 में वो युद्ध करता है डलौक का युद्ध करता है। और डलौक के युद्ध में क्या होता है कि ये लड़ता है जनार्दन के साथ, ठीक है। और जनार्दन का जो एक भाई है विशंबर, या जो भी नाम था इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको ये युद्ध में मार देता है, बट जनार्दन को नहीं मार पाता है। और फिर ये जनार्दन को बुलाता है संधि के लिए और वहाँ पे इसको मार देता है। दिल्ली, कुछ बोलते हैं दिल्ली बुला के मार देता है, कुछ कहीं पे भी बोलते हैं, बट बेसिकली ये जनार्दन को मार देता है उसमें। और 1614-15 में जो ये बसोली पर क्या है कब्जा कर लेता है, कौन, जगत सिंह। ठीक है। अब कई जगह पे जो बसोली को 1616 या 1614 या 15 में लिखा है, कई जगह पे 1627 भी लिखा है, तो जैसे भी आपको आएगा वो आप अकॉर्डिंगली देख लेना। बट एचपीजी की जो टेस्टों की जितनी भी एग्ज़ाम्स है उसमें 1614-15 आता है, 1614-15 आता है, ठीक है। उसके बाद क्या था कि अब जगत सिंह, शाहजहाँ की मृत्यु कब हो जाती है, 1627 में। 1627 में क्या है कि जो शाहजहाँ हैं उनकी हो जाती है मृत्यु, ठीक है। अब वहाँ पे कौन बन जाता है, वहाँ पे सॉरी शाहजहाँ की नहीं, जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। और दिल्ली में कौन बैठ जाता है, शाहजहाँ। अब शाहजहाँ बैठ जाता है दिल्ली में। अब शाहजहाँ का क्या था ना कि शाहजहाँ के साथ जो जहांगीर है उसकी ज़्यादा नहीं बन पाई कुछ कारण की वजह से। तो ये क्या करते हैं जहांगीर की, जो 1640 में ये क्या करते हैं कि विद्रोह कर देते हैं, किसके विरुद्ध, शाहजहाँ के विरुद्ध। तो जो शाहजहाँ है अपने बेटे, उसका नाम मुराद बख्श था, मुराद बख्श को भेजते हैं इनका विद्रोह दबाने के लिए, और इनका जो है वो विद्रोह भी दबा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि इनका शाहजहाँ का एक बंदा है जिसका नाम था अमीर उल उम्र, ठीक है। तो ये बंदा लड़ाई लड़ रहा था उज्बेकिस्तान में, उज्बेकों के स्थान या जो बदखशान एक एरिया है, ठीक है, वहाँ के उज्बेकों के साथ ये लड़ाई लड़ रहा था। तो ये क्या करता है, जगत सिंह को ये बदशखां भेज देता है, बदख्शां, राइट, बदख्शां में भेजता है 1645 में, ठीक है। यहाँ पे वो लड़ते हैं और जब वापस आ रहा होता है यहाँ, तो ये पाकिस्तान के नज़दीक पेशावर में इसकी हो जाती है मृत्यु, ठीक है। और इसकी जो सेनापति था वहाँ पे उज्बेकों के साथ लड़ाई में, वो था अमीर उल उम्र, ठीक है। तो जगत सिंह की गेम हो गई ख़त्म यहाँ पे। और फिर 1646 में जो राजा बनते हैं वो बनते हैं राजा राजरूप। ये 1661 तक रहते हैं। फिर वही है कि जगत सिंह आ गए थे उज्बेकिस्तान से। अभी जो शाहजहाँ है इसको भी यही भेजता है बदख्शां में, बट इसको होली से लीग कमांडर बना के भेज देता है बदख्शां में, ठीक है, राजरूप को। और फिर क्या होता है कि सेना के अध्यक्ष बना देते हैं। तो ये लड़ाई लड़ते हैं, जीतते हैं, वापस आते हैं। और इस टाइम में क्या है ना कि शाहजहाँ के भी एक बेटा है दारा शिकोह, एक है औरंगजेब, दोनों के बीच फाइटिंग चल रहा है। और बेसिकली औरंगजेब जो क्रूर था और सभी को पता है कि औरंगजेब ही राजा बनेगा। जो राजरूप होता है वो दारा शिकोह का साथ छोड़ता है और ये औरंगजेब का साथ देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और औरंगजेब ने क्या कर दिया था कि इसकी जो मनसब थी वो 3500 का एक मनसब दे दिया था इसको, किसको, राजरूप को, ठीक है। और औरंगजेब ने राजरूप को ही भेजा था। दारा शिकोह का जब बेटा, उसका नाम सुलेमान शिकोह था, सुलेमान शिकोह जब भागकर गढ़वाल चला जाता है तो औरंगजेब ही जो है राजरूप को भेजता है इसको पकड़ने के लिए। दारा शिकोह बोलते हैं कि एक बहुत अच्छा शासक था। और दारा शिकोह औरंगजेब की जगह पे अगर यहाँ पे बनता था तो जो इतना बैर द्वेष या इतना तोड़ फोड़ औरंगजेब ने करी या मुग़लों के नाम पे माना जाता है, वो ऐसा नहीं होता था। सर्व धर्म स्वभाव का एक आदमी था दारा शिकोह, ठीक है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, बट अगर कभी समय लगे तो दारा शिकोह के बारे में पढ़िए ज़रूर। उसके बाद बनता है मेदांता।
जो मदानता है ये आखिरी एक शासक था जिसको मुग़लों की छत्रछाया में रहा बेसिकली, ठीक है। और इसके शासनकाल में इसका जो राजरूप का एक बेटा था बाहू सिंह जो था उसको एक तो उसको शाहपुर की जो कुछ जागीर दी थी शाहजहाँ ने, क्योंकि इसने भी बदख्शां में बहुत वो किया था, तो इसको एक तो शाहपुर की एक जागीर दी थी। और जो ये बाहू सिंह है, कई जगह पे भूप सिंह भी लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूज़न है, राइट। तो इन्होंने क्या करा था कि इस्लाम कबूल कर लिया था, ठीक है, अल्लाह अकबर कर दिया इन्होंने। और इसका जो औरंगज़ेब के पास गया तो औरंगज़ेब ने बोला कि बोलो क्या नाम दूँ, बोले इल्ले इलाही या मतलब शहनशाह मेरे को नाम दीजिए, कुछ मुस्लिम नाम दीजिए। तो उसने बोला कि इसका नाम मुरीद खान होगा। तो ये बाहू सिंह जो है या भूप सिंह है, ये मुरीद खान के नाम से फेमस हुआ था। उसके बाद नूरपुर में 1781 में, आपको याद है ना वो जस्सा सिंह राम गढ़िया और सारा, तो फिर उन्होंने नूरपुर क्षेत्र में कब्जे करने स्टार्ट कर दिए 1781 के बाद, क्योंकि यहाँ पर मुग़ल जो थे वो कमज़ोर हो रहे थे और जो ये थे लोकल जो भी थे राजा वो हो रहे थे स्ट्रॉन्ग। तो नूरपुर जो है, फिर उसके बाद 1753 में एक राजा बनते हैं पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह के टाइम में क्या है कि घमंड सिंह, रस्सा सिंह, जस्सा सिंह रामगढ़, ये सारे लोग नूरपुर को कब्जे में कर लेते हैं। और ये जो पृथ्वी सिंह है वो अपनी जो रियासत है वो क्या करता है, कहाँ पे ले जाता है, लखनपुर में। लखनपुर कहाँ है, अभी जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है। तो ये रियासत फिर वहाँ पर रही 1846 तक। बीर सिंह उसके बाद राजा बनते हैं। बीर सिंह के बारे में इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, चलो मैं आपको थोड़ा ग्राफिक्स बता देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं इसकी। बीर सिंह की बात करते हैं। अब बीर सिंह जो है, अभी इनके टाइम में क्या है ना कि ये तो आपको दिख रहा है, तो ये नूरपुर रियासत जो है वो यहाँ पे है। बट अभी क्या है ना कि नूरपुर रियासत जो है वो अभी यहाँ पे चली गई है, जम्मू यहाँ पे लखनपुर करके ऐसे जैसे करके, ऐसे जैसे ये जो रियासत है वो है नूरपुर रियासत यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे जैसे करके हो गया है। तो इसका जो सेंटर है वो अभी लखनपुर में है, क्योंकि यहीं से है। तो यहाँ पे राजा है बीर सिंह। अब क्या होता क्या है ना कि जब 1809 के बाद ये रंजीत सिंह हमले करते हैं या रंजीत सिंह अपनी ताकत बढ़ाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि 1809 में वो क्या करते हैं कि इसको अमर सिंह थापा को हरा देते हैं। उसके बाद ये वो चाहते हैं कि ये जो पहाड़ी राजा हैं वो इनका प्रभुत्व स्वीकार करें। और 1815 में रंजीत सिंह क्या करते हैं, 1815 में अगर आप देखोगे तो वो एक मीटिंग बुलाते हैं सियालकोट में। सियालकोट है यहाँ पे पाकिस्तान में, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मानो कि यहाँ जैसे करके सियालकोट है, ठीक है। और यहाँ पे सभी पहाड़ी राजाओं को बुलाते हैं कि भैया अब हम आपके आका हैं, आप हमारे हुक्म मानो यार, हमारी सेवा में जो भी है वो करो। तो फिर ये क्या है ना कि एक तो ये नूरपुर का जो बंदा है, नूरपुर का राजा है बीर सिंह, और जस्मा का जो दूसरे राजा हैं, जस्मा जब आप पढ़ते हो यहाँ जैसे जस्मा थी, वहाँ के राजा थे तभी उमेग सिंह या कुछ जो भी थे राजा वहाँ पे, ये लोग वहाँ पे नहीं जाते हैं, ठीक है। और ये वहाँ पे नहीं जाते हैं। और फिर रंजीत सिंह क्या है कि गुस्सा होता है, फिर वो इनकी रियासतों को कब्जा कर लेता है। फिर जो ये बीर सिंह है, बीर सिंह, ये जो बीर सिंह है ये क्या करता है ना कि लगभग 1825 या 26 में हम वहाँ पे पढ़ेंगे, ये कर देता है विद्रोह किसके विरुद्ध, रंजीत सिंह के, MSC महाराजा रंजीत सिंह, MRS, राइट। तो ये उसके विरुद्ध कर देता विद्रोह। और फिर क्या है ना कि अब रंजीत सिंह को विद्रोह कर देता है तो रंजीत सिंह पीछे चला जाता है, वो जो इसका सेनापति है तेसा सिंह मजीठिया उसको भेज देता है उसके पीछे, और ये बंदा चला जाता है भाग के। ये क्या होता है कि ये शिप जाता है जाके यहाँ पे चंबा में, ठीक है। और चंबा में चला जाता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे चंबा में चला गया ऊपर, और चंबा में राजा है वहाँ पे, उसका नाम है चरहट सिंह, ठीक है। वो उसको शरण दे देता है। और उसकी जो बहन है
होगा पुराना चक्कर होगा वीर सिंह का इनकी बहन के साथ। बहन से क्या कर देता है वो, शादी कर देता है, बहन से हो जाती है शादी। ठीक है, चरहट सिंह की बहन से शादी कर देता है। और उसके बाद क्या होता है कि अब डर तो है यार, रंजीत सिंह कहाँ छोड़ेगा, वो चरहट सिंह को अपना डर है, उसने भक्तमल को भी देखा है ना, सुना है भक्तमल के बारे में कि भैया ये तो खतरनाक सीन है, शरण देने का चक्कर नहीं करना। तो फिर ये क्या करता है ना चरहट सिंह, ठीक है, फिर चरहट सिंह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे CS लिख देता हूँ। ठीक है, ये जो चरहट सिंह जी हैं, ये क्या करता है कि रंजीत सिंह इसको लेके जाता है वीर सिंह को। तो वीर सिंह BS हो गया, इसको लेके इसको मतलब सौंप देता है किसको, रंजीत सिंह को, महाराणा रंजीत सिंह को। उसको बोलता है कि भाई मेरा जीजा है, बट हम आपसे पंगा नहीं लेने जाते हैं। तो फिर ये जो महाराणा रंजीत सिंह है, ये इसको कैद करके रखता है अमृतसर में। अमृतसर यहाँ पे एक जगह है, ठीक है, और अमृतसर में इसको कैद करके रखता है 7 साल वीर सिंह को। अब वीर सिंह है तो उसका जीजा, बहन उसकी बेचारी तंग कर रही है चरहट सिंह की। तो फिर ये 7 साल के बाद रंजीत सिंह को बोलता है कि गुरुजी बात सुनो यार, मेरी दीदी मेरे को बड़ा तंग कर रही है, आप एक काम करो कि मेरे जीजा को छोड़ दो यार। बोले जीजा को कैसे छोड़ दो यार, जीजा फ्री में थोड़ी मिल जाएगा। बोले फिर बोलो ना सेवा बोलो। बोलो ठीक है फिर दोस्त ऐसा कर कि कम से कम थोड़ा बहुत पैसा दे के ले जा। फिर बोलते हैं कि जो बात बनी वो लगभग 85,000 रुपये पे लेके बात बनी। तो 85,000 रुपये दिए इसने रंजीत सिंह को, और जो अपने जीजा है वीर सिंह उसको क्या किया, जो अपने जीजा हैं वीर सिंह उनको छुड़ाया। ठीक है, तो ऐसी है स्टोरी वीर सिंह की। अब वीर सिंह कहाँ पे है वो देख लेते हैं। राइट, वीर सिंह हम यहाँ पे पढ़ रहे थे क्या, तो ये स्टोरी थी वीर सिंह जी की। और फिर वीर सिंह का क्या है ना कि 1846 में तो फिर नूरपुर पे अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है। ठीक है, और इनका एक पुत्र होता है वीर सिंह का, उसका नाम था जसवंत सिंह। वीर सिंह का आगे एक पुत्र है जिसका नाम है जसवंत सिंह, अगर आप यहाँ पे देखोगे। तो अभी क्या है ना कि नूरपुर रियासत ने तो मान लिया है कि अंग्रेज़ उनके आका हैं, बट इनका एक सेनापति है, जिसका नाम है वज़ीर राम सिंह पठानिया। ठीक है, वो नहीं मानता है, बोलता है यार ये तो गलत कर दिया यार। बोले हम अंग्रेज़ों के विरुद्ध कैसे हो गए, अंग्रेज़ों का साथ कैसे दे सकते हैं। तो वो कर देते हैं विद्रोह। ठीक है, अब वो कर देते हैं विद्रोह, और देखो सेनापति ने विद्रोह कर दिया, राजा तो बैठ गया है अंग्रेज़ों का पिट्ठू बन के, बट पठानिया साहब ने कर दिया विद्रोह। और फिर अंग्रेज विद्रोह किया इन्होंने कब, 1848 में। और फिर अंग्रेज़ बेचारा, चलो अभी बंदा क्या करता है यार, उनको अंग्रेज़ उनको पकड़ लेते हैं, पकड़ के उनको सिंगापुर भेज देते हैं। कई कई जगह पे रंगून भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे भी आपको क्वेश्चन में आए तो वैसे देख लेना। तो उनको पकड़ के भेज देते हैं सिंगापुर या रंगून, वहाँ पे उनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। जो ये जसवंत सिंह था, इन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेज़ों का साथ दिया था। ठीक है, तो ये नूरपुर रियासत जो है, या चंबा रियासत भी है, ये मैक्सिमम टाइम जो है अंग्रेज़ों के वफादार ही रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इतनी सी बात थी नूरपुर की। अगली रियासत देखेंगे हम, गुलेर पढ़ेंगे। हेलो, कैसा रहा फिर आपका नूरपुर, ठीक से रहा ना। अब नूरपुर के बाद हम बात करेंगे गुलेर रियासत की। ठीक है, अगर नूरपुर में कुछ समझ नहीं आया ना तो मेरे को मैसेज कर देना, तो आई विल रिप्लाई ऑन दैट। ठीक है, अभी बात करेंगे हम कहाँ की, गुलेर रियासत की। ठीक है, तो नूरपुर, यहाँ पे मेरी स्क्रीन भी देखते रहिए करो यार पीछे। ठीक है, ये हाई फंडू सारा अरेंजमेंट आप ही के लिए किया है मैंने। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था नूरपुर, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो। राइट, ये नूरपुर हमने पढ़ लिया था। अभी हम बात करेंगे किसकी, गुलेर की। तो ये है गुलेर। ठीक है, जो गुलेर है वो कांगड़ा की ऑफशूट है, नूरपुर कांगड़ा की ऑफशूट नहीं थी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अभी आपका फेवरेट गुलेर। गुलेर बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, इसमें ना क्या है कि स्टोरी भी है, थ्रिल भी है, ड्रामा भी है, इमोशंस भी है, सब कुछ है। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे हम गुलेर की। गुलेर की लोकेशन देख लिया आपने कहाँ पे है। ठीक है, और अभी हम इसकी जो है वो स्टोरी शुरू करते हैं। चलिए,
गुलेर की जो बात शुरू होती है 1405 में। 1405 में यहाँ के एक राजा हैं जिनका नाम है हरिचंद। ठीक है, हरिचंद है और उनका एक भाई है छोटा करमचंद। उसका एक छोटा भाई है करमचंद। ठीक है, हरिचंद है और उनका एक छोटा भाई कौन सा है, करमचंद। ठीक है, अब हरिचंद का क्या होता है ना कि ये करमचंद है और ये है हरिचंद। हरिचंद बोलते हैं यार बड़ा हो गया बोर, कुछ तूफानी करते हैं आज। तो ये चाहते हैं करमचंद के पास कि करमचंद यार करमू, यार कुछ तूफानी करने का मूड है यार। बोले यार क्या करना बड़का जी। बोले यार शिकार पे चलते हैं, जगह दस यार। बोले शिकार के लिए जो जगह है वहाँ पे जाएंगे। बोले जगह ना, मैं जगह दसनी पर ध्यान से खेलना, वहाँ पे बड़ा मतलब जंगल गहरा है और शिकार तो आपको मस्त मिलेंगे वहाँ पे, इतनी गारंटी देता हूँ। बोले ठीक है यार करमू, मान ली तेरी बात। वो चले जाते हैं जी। फिर ये क्या करते हैं कि चले जाते हैं कहाँ पे, शिकार करने के लिए। कौन सी जगह पे, हडसर करके जगह है, ये जो हडसर आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे चले जाते हैं शिकार के लिए। ठीक है, अब बात वही हुई, जो शिकार में बेचारे इतना मगन हो गए जो ये राजा हरिचंद जी हैं, तो ये अपने सैनिकों से जाते हैं बिछुड़। और कहीं पे ये इनको चोट चोट लगती है, गिर जाते हैं किसी कुएं में। सैनिक बेचारे खज्जल, यार राजा कहाँ गया, ये ढूंढते हैं उरे परे। ठीक है, और ये चले जाते हैं वापस। और करमचंद भी मतलब ढूंढता है अपने भाई को, भाई मिलता नहीं है। ये वापस चले जाते हैं, सोचते हैं यार यहाँ पे राजा नहीं मिल रहा है, वहाँ पे कहीं दुश्मन शत्रुओं ने हमला कर दिया तो मुश्किल हो जानी। तो फिर ये जाके क्या करते हैं ना, ये चले जाते हैं वापस कांगड़ा में। और कांगड़ा में जाके क्या करते हैं कि जो पहला काम करते हैं क्या है कि जो करमचंद है उसको राजा बना देते हैं, क्योंकि राजा के बिना तो प्रजा तो सोनी है ना यार। तो ये जो करमचंद है वो बन जाता है राजा। और दूसरा क्या है कि अब रानियों को पता लगा कि मेरे राजा जी तो नहीं रहे, तो रानी क्या होती हैं, ये थोड़ा इमोशनल सीन है यार। वो बेचारी ना रानी है, सती हो गई यार, वो थोड़ा बुरा हो गया है ना। रानी सती हो जाती हैं और नए राजा बन जाते हैं करमू जी, अपने करमचंद। ठीक है, बात ये नहीं ख़त्म होती। 21 दिन के बाद क्या होता है कि उसी इलाके से कुछ व्यापारी गुजर रहे थे यहाँ पे। ये लोग गए थे शिकार में, तो ये कुएं में कुछ आवाज़ सुनते हैं, तो ये कुएं में से निकालते हैं हरिचंद को। तो हरिचंद निकलता है जिंदा। कुछ व्यापारी उनको ढूंढते हैं और जब फिर हरिचंद जी चले जाते हैं कहाँ पे, कांगड़ा। वह बोलते हैं यार बड़ा दिन से मैं दुखी हूँ, मेरा कांगड़ा रियासत का क्या हाल हो गया होगा, मेरी बीवी मेरे बच्चे रो रहे होंगे या कुछ ऐसा। बच्चे तो खैर थे नहीं। तो फिर क्या हुआ जी, ये चले जाते हैं हरिचंद जी कांगड़ा, देखते हैं करमू बन गया वहाँ पे, करमचंद जी बन गए राजा और रानियाँ जो है हो गई हैं सती। तो ये फिर ना कांगड़ा में नहीं जाते हैं, फिर ये वहाँ से निकल के उसी इलाके में वापस आते हैं जहाँ शिकार के लिए आए थे। और यहाँ पे बोलते हैं कि मैं अलग से रियासत बनाऊंगा। तो इस एरिया में ये फिर क्या करते हैं कि एक रियासत की स्थापना करते हैं। और उस रियासत को जो नाम देते हैं वो देते हैं ग्वालियर। ठीक है, और जिसको बाद में गुलेर बोला, पर तो उसको गुलेर का पुराना नाम जो है वो ग्वालियर था। तो बोलते हैं कि जब ये रियासत के बारे में ज़मीन ढूंढ रहे थे तो ये देखते हैं कि एक शेर और एक बकरी एक ही मतलब उसमें पानी पी रहे थे, एक ही घाट में पानी पी रहे थे। तो इसने उन्होंने बोला कि यार इतनी शांति और इतना जो अहिंसावादी एरिया है वहीं पे मैं रियासत बनाऊंगा। हालांकि ये कहानी है, कहीं पे रिकॉर्ड में नहीं है, तो मान्यता है कि ऐसे ऐसे हुआ था। ठीक है, तो फिर ये जी गुलेर की स्थापना कर देते हैं, राजधानी बना देते हैं गुलेर, सॉरी वहाँ पे अपनी रियासत बना देते हैं और वहाँ पे राज करना कर देते हैं स्टार्ट। तो भाई के लिए सेक्रीफाइस किया, इमोशन, रानी बेचारी फालतू में मर गई। ड्रामा थ्रिल क्या है कि कुएं में गिर गए और 21 दिन के बाद मिले। तो ये तो गुलेर की कहानी है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है इसमें। जितना अभी हम थोड़ा सा राजा पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से राजा थे। गुलेर रियासत 1405 में हरिचंद ने जो है इनकी स्थापना करी। हरिपुर इन्होंने शहर बनाया, हरिपुर में किला बनवाया, ये बनाया सारा हरिचंद ने। ठीक है, हरिपुर जो थी वो गुलेर रियासत की राजधानी थी। ठीक है, और गुलेर रियासत के बाद जब 1450 में वहाँ से एक और रियासत निकलती है और उसका जो नाम था वो था सिब्बा रियासत। वो हम पढ़ेंगे बाद में। उसकी जो स्थापना करी थी वो शिवचंद करके एक, या शिवरामचंद करके एक राजा के छोटे भाई थे, वो थे। तो पहले राजा तो थे सॉरी ये हरिचंद। बट हरिचंद का कोई अपना बच्चा बुच्चा तो था नहीं, तो फिर जो करमचंद का छोटा लड़का था, या करमचंद का बेटा था, उनके छोटे भाई का लड़का था, वो उसका नेक्स्ट राजा बना था। फिर एक राजा आते हैं रामचंद। रामचंद के बारे में याद है क्या, जब
तो आप कांगड़ा पढ़ रहे थे तो जयचंद को एक राजा ने, गुलेर के राजा ने पकड़ा दिया था ना, अकबर के पास पकड़ के ले गए थे, वो रामचंद है। ठीक है, 1540 से 1570 तक रामचंद रहते हैं। और बेसिकली क्या था ना कि कोटला जो किला था उस पर जयचंद ने आक्रमण कर दिया और रामचंद हो गया बागी। ये चला गया, बोले शिकायत लगाने चला गया मास्टर जी के पास। मास्टर कौन है? अकबर। बोले मास्टर जी मेरा, बोले द्वात ले ली, बोले मतलब मेरा किला ले लिया जी। बोले अच्छा ऐसा है, तो बोले ऐसा कर कि तेरे पास मेरी पावर है, जा तू पकड़ के लेके यार उसको मुर्गा बनाएंगे। तो रामचंद फिर इनको, जयचंद को पकड़ के लेके गया था वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एक राजा आते हैं जगदीश चंद। जगदीश चंद इम्पोर्टेंट इसलिए है, 1570 से 1605 तक ये रहे हैं। 1605 में अकबर भी इसी टाइम के करीब अकबर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और इसमें क्या है ना कि जब अ, याद है ना कि जब पप्पा को पकड़ के ले गए जयचंद को, तो बिधि चंद हो गया था बागी, तो उसने विद्रोह कर दिया था। सारी पहाड़ी राजाओं के पास गया कि यार मेरे पापा को ले गया, चलो विद्रोह करते हैं मुगलों के खिलाफ, ऐसा जैसा करके कुछ भी था, राइट। तो जो ये विद्रोह किया था, इसमें बिधि चंद ने जो विद्रोह किया था या संगठन बनाया था, उसमें जगदीश चंद था, उसने भाग नहीं लिया था। ठीक है, क्योंकि जो ये रियासत थी वो हमेशा जो है मुगलों के लगभग लगभग करीब रही थी। उसके बाद बनते हैं रूपचंद। रूपचंद जो है 1610 से लेके 1635 तक बनते हैं। और रूपचंद जब जगत सिंह विक्रमदास रैया के साथ कांगड़ा को जीत रहे थे ना, तो रूपचंद ने भी उनकी मदद की थी अपनी सेना के साथ। ठीक है, और रूपचंद को जहांगीर ने क्या किया था, बहादुर की उपाधि दी हुई थी। उसके बाद एक राजा आता है 1635 से 1661 के तक, उनका नाम है मान सिंह। मान सिंह शेर अफगान, रूपचंद बहादुर। ठीक है, रूपचंद बहादुर और शेर अफगान मान सिंह। मान सिंह को इसको शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि दी थी। और इन्होंने मकोट और ताड़ा, जो तारागढ़ का किला है, लगभग 1641-42 को आज़ाद करवाया था, उस पर मुग़लों का कब्जा करवाया था। और मानगढ़ का जो किला है वो मान सिंह ने बनाया है। ठीक है, मान सिंह की मृत्यु जो होती है वो बनारस में 1661 में इनकी जो मृत्यु है वो हो जाती है। उसके बाद राजा आते हैं राज सिंह। कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। राज सिंह ने जो है 1675 से 1695 तक ये रहे। उसके बाद इन्होंने क्या किया था कि चंबा के राजा थे चतर सिंह, बसौली के राजा थे धीरजपाल, और जम्मू के राजा कृपाल चिन्ह, जो कृपाल देव थे, इनके साथ मिलकर इन्होंने मुग़लों को हराया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह है 1760 से लेकर 1790 तक। प्रकाश सिंह जो है 1760 से 1790 तक रहे। 1760 से 1790 के बीच में कांगड़ा को दो शासक मिले हैं। एक तो घमंड चंद मिला है, उसके बाद मिला है संसार चंद। तो मतलब उस टाइम में कांगड़ा की तूती बोलती थी। और उस टाइम प्रकाश सिंह के टाइम में इससे पहले क्या था कि प्रकाश सिंह से पहले दिलीप चंद भी एक शासक थे और गोवर्धन चंद थे, बट इनके बारे में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। नाम याद रख सकते हो, दिलीप चंद और गोवर्धन भी यहाँ के राजा थे। 1695 से 1600 मतलब 1730 तक रहा दिलीपू अपना, और गोवर्धन जो रहा 1630 से 1660 तक। तो गोवर्धन तो 30 साल सीधा रहा, 30 से 60 गोवर्धन, और 95 से 30 रहा अपना कौन, दिलीप चंद। ठीक है, प्रकाश चंद के टाइम में क्या हुआ, प्रकाश सिंह की गुलेर पर घमंड चंद ने कर लिया कब्जा। ठीक है, और उसके बाद जो वजीर था, रंजीत सिंह का वजीर होता ना एक, ध्यान सिंह, उसने गुलेर में जो कोटला है, कोटला जो किला है, कोटला इलाका है, उस पर कब्जा नहीं होने दिया था। उसको गलेर के कब्जे में ही रहने में उसकी जो है इनकी मदद करी थी। ठीक है, बाकी तो घमंड चंद ने सब कुछ जीत लिया था। घमंड चंद के बाद बनते हैं प्रकाश चंद के बाद बनते हैं भूप सिंह। भूप सिंह के बारे में कुछ खास नहीं है, आखिरी ये शासक था। और इसमें इसमें क्या हुआ ना कि इसके टाइम में देसा सिंह मजीठिया, जो कि राजा रंजीत सिंह का एक सेनापति था, उसने गुलेर पे कर लिया कब्जा, और कोटला पे भी उसने कब्जा कर लिया। पहले तो कोटला पे घमंड चंद का कब्जा नहीं हुआ था ना, पर मजीठिया ऐसा हुआ है इसने पूरा कर लिया। ठीक है, बट भूप सिंह का पुत्र है, आता है
शमशेर सिंह बाद में 1820 से 1870 के बीच में रहता है। अभी क्या है ना कि 1800 जो 30 की रेंज में है रंजीत सिंह की हो जाती है मृत्यु, फिर सिख भी होना कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। तो ये है फिर सिखों से जो है वो भूप सिंह का बेटा है वो किला करवा लेता है आज़ाद, और फिर तो कुछ खास नहीं है। उसके बाद तो भूप सिंह के बाद शमशेर सिंह बना, शमशेर सिंह के बाद जय सिंह, रघुनाथ सिंह, बलदेव सिंह, ये राजा रहे हैं, बट इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नाम याद रखना ज़रूरी है। शमशेर सिंह के बाद जय सिंह, जय सिंह के बाद रघुनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह के बाद बने हैं बलदेव सिंह, ठीक है। फिर उसके बाद तो बात ही ख़त्म होगी ना यार। 1846 में फिर सारे जो है नूरपुर पे जो कब्जा हो जाता है वो हो जाता है अंग्रेज़ों का, सॉरी गुलेर पर, गुलेर की बात कर रहे थे हम, अगर मैंने पीछे कहीं नूरपुर बोला है तो त्राही माह। चलिए, तो ऐसे जैसे करके आपकी नूरपुर, सॉरी जो गुलेर है वो उसकी कथा समाप्त होती है, ठीक है। चलिए, कहीं पे अगर मैंने यहाँ पे नूरपुर यूज़ करा होगा ना तो उसको गुलेर समझना। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। चलिए, गुलेर पढ़ लिया था हमने, फिर गुलेर के बाद हमें जो सीक्वेंस में पढ़नी चाहिए रियासत, वो पढ़नी चाहिए हमें सिब्बा, ठीक है। सिब्बा के बारे में ये है कि ये आपकी गुलेर है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये तो आपकी गुलेर हमने पढ़ ली थी कि यहाँ के जो राजा हरिचंद है उन्होंने स्थापना करी थी। फिर गुलेर के बाद क्या होता है कि इनके 1450 में एक राजा के छोटे भाई थे शिवचंद, शिवरामचंद, वो भी, उनको भी होता है यार मेरे को रियासत बनानी है, तो वो क्या करते हैं कि एक रियासत का निर्माण करते हैं यहाँ पे आके इस इलाके में, और इस इलाके में उसका जो नाम देते हैं वो देते हैं सिब्बा, ठीक है। सिब्बा रियासत को बाद में डाडा सिब्बा रियासत भी बोला गया, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ लंबा नहीं है, सिर्फ 4-5 2-3 क्वेश्चन आते हैं सिब्बा से। चलिए सिब्बा में देख लेते हैं। तो सिब्बा सिब्बा तो फर्स्ट है कि किसकी ऑफशूट थी सिब्बा। सिब्बा जो ऑफशूट थी वो थी किसकी, इसकी जो गुलेर रियासत की ऑफशूट थी सिब्बा, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो राजा थे शिवरामचंद, उन्होंने बोला कि यार मेरे को रियासत बनानी है, तो वो भी क्या हो गया कि आके उन्होंने अलग से रियासत बना दी, ठीक है। और ये जो राजा के छोटे भाई थे, ठीक है। सिब्बा के बारे में 2-3 बातें हैं कि जब 1622 में जहांगीर आया था कांगड़ा में, तो ये पहले सिब्बा आया था, फिर गुलेर गया था, उसके बाद जो वो था वो कांगड़ा गए थे, ठीक है। तो एक तो इसमें ये हो गया कि स्थापना किसने करी, 1450 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और 1622 में सिब्बा में कौन आया था, जहांगीर आया था, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें होगी। उसके बाद क्या है कि 1786 में जब संसारचंद बनता है राजा, तो ये क्या करते हैं कि सिब्बा पे कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, और 1786 से लेके 1806 तक ये रहती है संसार सिंह के अंडर में। और फिर उसके बाद गुलेर वाले भी बोलते हैं यार हमसे तो अलग हुए, तो एक गुलेर का राजा था भूप सिंह, तो 1808 में वो क्या करता है कि भूप सिंह गुलेर पे हमला करता है, क्योंकि जो संसारचंद है वो तो हार गया था ना, तो भूप सिंह जो है वो गुलेर पे कब्जा कर लेता है। बट 1809 से लेके 1830 तक क्या होता है कि फिर वो रंजीत सिंह का कब्जा हो जाता है सिब्बा रियासत पे, और 1830 तक ये रहती है रंजीत सिंह के अंडर। 1830 में जो इसका जो वजीर था, प्रधानमंत्री था ध्यान सिंह, उसके घर में जो सिब्बा रियासत के कुछ रिश्तेदारी थी, या ऐसा बोल सकते हैं कि आ, आ, सिब्बा की 2 राजकुमारियों की शादी थी, वो जो ध्यान सिंह वजीर था उसके घर में थी, तो वो फिर रंजीत सिंह को रिक्वेस्ट करता है कि आप इनकी जो रियासत है वो वापस दे दो। तो फिर रंजीत सिंह है कि जो इनकी जो रियासत है वो वापस दे देता है गोविंद सिंह को तब। और सिब्बा रियासत के बारे में एक और बात है कि ये जो रियासत है लगभग 19वीं शताब्दी में ये 2 भाइयों के बीच में विभाजित भी रही है। 2 भाइयों ने इस पर राज्य किया है, ऐसा भी मतलब क्वेश्चन आता है। और जो 2 भाई कौन थे, एक तो राम सिंह था और दूसरा जो भाई था विजय सिंह था। तो ये चचेरे भाई थे, इनमें ये रियासत जो बंटी हुई थी,
और राम सिंह जो अंतिम राजा था सिब्बा रियासत का, वो बैठा था गद्दी विच 1845 के करीब। और वो 1874 में उनकी हो जाती है मृत्यु, निसंतान। और इसके बाद जो विजय सिंह उनका चचेरा भाई था, वो मतलब गद्दी पे बैठता है। सो अंतिम जो पारंपरिक शासक था वो विजय सिंह था, और अंतिम राजा था जो वो था राम सिंह। ठीक है, चलिए, तो इतनी सी बात है सिब्बा की। तो दो जा रही है इसमें कि एक तो गुलेर की ऑफशूट है, 1622 में यहाँ पे शाहजहाँ आया था। 1786 से 1806 तक ये संसार चंद के कमरे में मतलब कब्जे में रही है। फिर गुलेर के कब्जे में भूपचंद ने इसको मतलब 1808 में भूपचंद ने इस पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो बस यही है, और कुछ खास नहीं है इसमें। अभी बात कर लेते हैं हम दतारपुर की। ठीक है, दतारपुर तो दिख रहा होगा ना, यहाँ पे दिख रहा है क्या? ये है दतारपुर। ये दतारपुर है, ये जो एरिया है ना वो ये दतारपुर है। दतारपुर की भी स्टोरी कुछ वही है। दतारपुर का जो एरिया था ना, ये पहले कांगड़ा के पास था, कांगड़ा के अंडर आता था ये, तो कांगड़ा रियासत है, तो कांगड़ा ये है। ठीक है, और ये दतारपुर का एरिया। तो यहाँ पे जो राज करता था, जहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, एक लोकल बंदा था। लोकल कोई सामंत बोल सकते हो, सामंती राजा था, कुछ ऐसा जैसा बोल सकते हो। अब क्या कि इस टाइम में 1550 में क्या है ना कि इसको भी बहुत सारे मतलब आक्रमणों का सामना करना पड़ रहा है। कभी कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आक्रमण कर रहा है। अभी अभी ये सामंत क्या करता है ना, ये जाता है इसके पास, कांगड़ा के पास, और कांगड़ा को बोलता है कि भाई मेरी हेल्प करो यार। कांगड़ा बेचारा खुद टेंशन में है। कांगड़ा किसी कारणवश जो कांगड़ा है वो इनकी जो है हेल्प नहीं कर पाता है। ठीक है, और ये फिर क्या करते हैं कि ये बोलते हैं यार ठीक है चलो मैं सिब्बा से पूछ के देखता हूँ। तो ये सिब्बा के पास जाते हैं, और सिब्बा के राजा हैं वो अपने छोटे भाई दतार चंद को बोलते हैं कि भाई जा यार, पड़ोसी पड़ोसी है, इसकी थोड़ी मदद कर दे। तो ये दतार चंद क्या है ना कि दतार चंद जाता है इसमें इस एरिया में, और जाके इसकी हेल्प कर देता है। दतार चंद और भी चालू, फिर वो क्या करता है ना कि वो भगा देता है, जो बाहरी बंदे थे उनको तो भगा देता है, बट वहाँ पे ये क्या करता है कि रियासत की स्थापना कर लेता है भाई। मतलब अपनी रियासत दे देता है, अपना ही उसका स्वैग चला हुआ है, तो वो उसका रियासत का नाम दे देता है वो दतारपुर। तो ये है स्टोरी दतारपुर बनने की। ठीक है, दतारपुर जो सिब्बा की ही ऑफशूट थी। 1550 में राजा दतारचंद ने इसकी स्थापना करी। ठीक है, धोखे से करी वैसे तो। फिर जो यहाँ के राजा हैं वो अपना जो सरनेम है वो लगाते हैं डडवाल। और 1806 में जो दतारपुर है उसने गोरखों का साथ दिया था संसार चंद के विरुद्ध में। और 1848 में दतारपुर ने क्या किया था, अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, और फिर जो यहाँ के राजा थे जगत सिंह, उनको पकड़ के भेज दिया था अल्मोड़ा की जेल में, जहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है 1877 में। जो आजकल आज का पंजाब की दसूहा तहसील है ना, जो दसूहा तहसील है वो दतारपुर का एरिया है बेसिकली। ठीक है, तो ये इतनी सी दतारपुर में कुछ खास ज़्यादा आता नहीं है, बट नॉर्मल इतना ही है, इतना भी करोगे तो ठीक है। ठीक है, पता होना चाहिए कि स्थापना किसने की, दतारचंद ने। और मेन डेट्स पढ़ेंगे। रियासत बंगाल, बंगाल रियासत अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है बेसिकली जो बैजनाथ एरिया में जो ये एरिया पड़ता है ना, वहाँ पे ये बंगाल रियासत है। तो ये जो एरिया है ये सारा बंगाल रियासत का है। ठीक है, सो जो ये एरिया है वो बंगाल रियासत है, बंगाल रियासत है। मतलब काफ़ी इसमें वो नहीं है इम्पोर्टेंट, कुछ क्वेश्चन खास इसमें है नहीं। तो ये तो हमारा कांगड़ा है, और ये हमारी बंगाल है। ठीक है, और ये
ठीक है। और इस साइड में आपकी पड़ जाती है ये मंडी साइड, ये मंडी मुंडी साइड, ये है आपकी इस साइड मंडी आ जाती है इसकी, पंगाल। इसकी जो राजधानी थी वो बीर थी, और जो इसकी स्थापना करी थी ना, एक ब्राह्मण थे, उसका नाम था एक ब्राह्मण ने इसकी स्थापना करी थी, और उन्होंने अपना जो सरनेम था वो पॉल लगाना स्टार्ट कर दिया था। ऐसे ही कुटलैड एक रियासत थी जिसकी जो स्थापना थी वो भी जसपाल ने करी थी, और उसने भी राजपूत बन गए थे बाद में, राइट। तो ये भी ब्राह्मण थे, बाद में राजपूत बन जाते हैं। और इसके बारे में क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं वो पाल करके अपना सरनेम लगाते थे। इनका एक प्रसिद्ध राजा हुआ है पृथ्वीसेन, प्रसिद्ध नहीं बोल सकते बट जो इतिहास में दर्ज है। तो पृथ्वीसेन, पृथ्वीपाल को, जो उस टाइम मंडी के राजा होते थे सिद्धसेन, तो उन्होंने 1720 में इसको दमदमा जो पैलेस है वहाँ पे बुलाया और वहाँ पे इनकी हत्या कर दी थी। पृथ्वीपाल के बाद रघुनाथ पाल 1720 से 1735 तक बनते हैं राजा। उसके बाद दलेल पाल है, 1735 से 45 तक राजा बनते हैं। ठीक है। मानपाल जो था वो बंगाल का अंतिम शासक था, वो लगभग 1749 में राजा बनता है। और इसके बाद जो है बंगाल पर क्या होता है कि कब्जा हो जाता है गुलेर का, गुलेर वाले मतलब उस पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी रियासतें होगी पूरी। जस्मा और कुटलैहड़ हमने ऊना में पढ़ लिया है। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। रियासतों की तो मैंने शुरुआत में बोला था कि जो रियासतों में ऊना 2 रियासतों से मिलके बना हुआ है। एक तो जस्मा रियासत थी जिसकी राजधानी आम्ब में थी। दोस्तों, जो ये ना आप नोट करते चलिए, जो आपको राजधानी है या कुछ नाम है, राइट। तो जस्मा रियासत की राजधानी आम्ब के पास एक जगह पड़ती है राजपुरा। अभी भी वहाँ पे डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स हैं, मतलब जो खंडर हैं वो भी, अगर आप आम्ब साइड में जाओ राजपुरा को तो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो जस्मा रियासत उन्होंने राजधानी पूरबचंद जी ने बना दी यहाँ पे राजपुरा में। और दूसरी रियासत जो बिल्कुल बड़ी छोटी सी रियासत थी उसका नाम था कुटलैहड़। तो उसकी जो राजधानी थी वो थी कोट कुटलैहड़, या कई जगह पे कोट कहलूर भी लिखा हुआ है। तो कभी भी ऑप्शंस में ये दोनों ऑप्शन इकट्ठे नहीं आएंगे, कोट कुटलैहड़ या कोट कहलूर। अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आता है तो इसको सिलेक्ट कर सकते हो आप। हालांकि ये कन्फ्यूज़न है कि कोट कुटलैहड़ है या कोट कहलूर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो बात करते हैं जस्मा रियासत की। ठीक है, जस्मा, थोड़ा सा मैं फास्ट बोलूँगा दोस्तों, सो दैट कि जो आपका ये वो है कवर हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, और आई विल ट्राई कि क्लियर बोलूँ ताकि आपको भी समझने में समस्या ना हो। ठीक है, थोड़ा सा आज तबीयत ठीक नहीं है, बट आई विल ट्राई कि सब कुछ ठीक से हो जाए। ठीक है, तो जस्मा रियासत की बात करते हैं कि जितना भी आज का ऊना का मेजॉरिटी अधिकतर एरिया है वो सारा जस्मा दून के अंडर आता था। ठीक है, और जस्मा दून जो है कांगड़ा रियासत से अलग होने वाली पहली रियासत हुआ करती थी। सो फर्स्ट ऑफ शूट ऑफ द कांगड़ा रियासत वाज जस्मा रियासत। इसकी जो स्थापना करी थी वो करी थी पूरबचंद जी ने, राजा पूरबचंद, इन्होंने स्थापना करी थी। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि ये अपने भाई जी से थोड़ा, इनके बड़े भाई थे राजा परमचंद या पूरणचंद या पदमचंद, कोई भी नाम अभी लिखा हुआ है अभी, तो ठीक है। तो इनको जब राजा के, जो कांगड़ा के तब के राजा थे, राजा परमचंद या कई जगह पदमचंद लिखा हुआ है या पूरणचंद भी लिखा हुआ है, उनसे इनका कुछ तो मतभेद होता है। उनसे रुष्ट होकर ये क्या करते हैं कि एक जस्मा एरिया में यहाँ पे एक आके रियासत बना लेते हैं और जिसका वो नाम देते हैं जस्मा दून, और उसकी राजधानी बना लेते हैं राजपुरा में, जो कि अम्ब के पास है। ठीक है, और इसको जस्मा दून इसलिए क्या कहा गया क्योंकि ये 2 शिवालिक पहाड़ियों के बीच में थी। ठीक है, और एक तो चिंतपूर्णी धार और दूसरा जो पहाड़ियाँ पंजाब को हिमाचल से अलग करती हैं, उनके बीच का जो प्लेन एरिया था, मोस्टली जो इनकी कार्य क्षेत्र था वहाँ पे था। तो जस्मा दून के नाम से इन्होंने वहाँ पे एक रियासत बना दी। और आज तक जो जस्मा दून के लगभग 27 के करीब राजा हुए हैं, और लगभग ये इसी एरिया में एक्टिवेट थे। ठीक है, ज़्यादा जानकारी जस्मा की मिलती नहीं है जब तक अकबर की एंट्री नहीं होती है। तो लगभग 1772 के करीब अकबर का कुछ मतभेद हो जाता है राजा जयचंद कांगड़ा के साथ, तो वो उनको बंदी बनाने के चक्कर में थे
और गुलेर के राजा थे एक रामचंद, उनकी मदद से क्या करते हैं कि अकबर इनको बंदी बना लेते हैं जयचंद जी को, ठीक है। और तब जो राजा थे यहाँ के वो गोविंद चंद थे जसमा के। तो जसमा हालांकि कांगड़ा से ही अलग हुई थी, तो जयचंद जी ने गिरफ्तार होने से पहले एक बार गोविंद चंद जी को बोला कि भैया मेरे को तो गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं, बट यू डू वन थिंग, आप एक काम करिए कि जो कांगड़ा किला है और जो कांगड़ा रियासत है उसके आप केयर टेकर बन जाइए। तो जयचंद जी ने उनको एक संरक्षक बनाया था कांगड़ा का किले का, और उनके पुत्र थे बिधि चंद जी, उनका संरक्षक बनाया। अल्टीमेटली गोविंद चंद जी थोड़े टाइम तक तो उन्होंने मुगलों का थोड़ा वो विरोध किया, बट देन ही अंडरस्टूड कि मुगलों की जो सेना वो बड़ी सेना है, और अल्टीमेटली कुछ तो उन्होंने नेगोशिएशंस किया और जो जसमा और जो कांगड़ा है वो चला गया मुगलों के अधीन। हालांकि जो आधिपत्य था वो जो शासन रहा वो राजाओं को ही रहा, बट वो अधीन हो गए मुगल साम्राज्य के अधीन अकबर के टाइम में, ठीक है। तो अकबर, एक क्वेश्चन आता है कि अकबर के जो समकालीन राजा कौन थे जसमा के, तो जसमा के राजा थे गोविंद सिंह, और अकबर के समकालीन जो कांगड़ा के राजा थे वो थे जयचंद। फिर उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध, ठीक है, बिधि चंद। अनिरुद्ध तो गोविंद चंद जी के बेटे थे, ठीक है। तो इनके जो गोविंद चंद जी के पोते थे अनिरुद्ध चंद, इन्होंने 2 बार लगभग मुगलों के अगेंस्ट विद्रोह किया था। ये भी एक जीके का क्वेश्चन कभी कभी आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब बात आती है लगभग 1700 के बाद, 1700 ईस्वी के बाद क्या होता है ना कि मुगलों का जो पतन है औरंगजेब के बाद लगभग ख़त्म हो जाता है 1707 के बाद। फिर उसके बाद इनकी जो एरिया था वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, और उसका फ़ायदा सिख उठाते हैं, उधर से मराठा उठाते हैं। और जो मुगलों को मेन नुकसान जो दिया वो दिया अहमद शाह दुरानी ने, ठीक है। तो उन्होंने मुगलों को और कमज़ोर कर दिया, और जिसकी वजह से सिखों का वहाँ पे उदय होता है। तो फिर होता क्या है कि 1786 से लेके 1804-5 तक कांगड़ा के राजा होते हैं संसार चंद, ठीक है। और वो भी एक यहाँ पे अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं, तो वो सभी जो ये रियासतें हैं उनको अधीन कर लेते हैं। जसबा भी उसके अंडर आ जाती है, बट उनके बढ़ती हुई शक्ति से जो ये राजा थे वो सारे बहुत दुखी होते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली वो क्या करते हैं कि ये गोरखों को बुलाते हैं 1804 या 5 में, और उससे गोरखों का साथ देके, जिसमें उमेग सिंह जसमा के राजा वो भी गोरखों का साथ देते हैं, और वो गोरखों से राजा संसार चंद को हरवा देते हैं। बट उसके बाद 1809 में क्या होता है कि रंजीत सिंह और संसार सिंह जी की एक संधि होती है, ज्वालामुखी संधि। उसके अंतर्गत रंजीत सिंह गोरखों के साथ लड़ाई करते हैं, गोरखे हार जाते हैं, और जो क्षेत्र यह है ये सिखों के उसमें आ जाता है, अधीन आ जाता है 1809 में। हालांकि जो ये सिख साम्राज्य में जसमा को जब मिलाया जाता है वो 1815 में मिलाया जाता है। होता क्या है कि 1815 में जो सिख राजा थे रंजीत सिंह, वो एक सभा बुलाते हैं पहाड़ी राजाओं की सियालकोट में, ठीक है, थी उसकी सुपरमेसी दिखाने के लिए, कि अधीनता के लिए, कि अभी जो शासन है वह उनका है। तो जसमा और नूरपुर के राजा वहाँ पे नहीं जाते हैं, कारणवश नहीं गए। हो सकता है कि उनको अधीनता स्वीकार नहीं थी, जिसकी वजह से अभी वहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह वॉज राइजिंग स्टार, बहुत बड़े वॉरियर थे। तो ये जब नहीं जाते हैं वहाँ पे उमेग सिंह तो इन पर जुर्माना लगा देते हैं, जो जुर्माना उमेग सिंह जो चुका नहीं पाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो अपनी जो रियासत है उनको रंजीत सिंह को दे देते हैं, और जागीर ले लेते हैं 12,000। जागीर का मतलब ये होता है कि आपकी ज़मीन के बदले, आपकी प्रॉपर्टी के बदले आपको कुछ सालाना राशि दी जाएगी, उसको जागीर बोलते हैं। तो ऐसे तो फिर ऐसे पतन हो जाता है रियासतें इसका जसमा का। फिर होती है एंग्लो सिख बार होती है, सेकेंड एंग्लो सिख बार होती है 1848 और 1849 के बीच में। उसमें क्या है कि अभी जो जसमा है वो आ गया है आपके रंजीत सिंह के अंडर। तो फिर क्या हो गया कि जो अभी रंजीत सिंह जी किसका साथ देंगे, सॉरी अभी जो उमेग सिंह राजा हैं वहाँ पे वो किसका साथ देने वाले हैं, वो साथ देंगे रंजीत सिंह का।
अभी होता क्या है कि वहाँ पे हार जाते हैं ये सिख, अंग्रेज़ों से हार जाते हैं, और उसके बदौलत जस्मा को क्या कीमत भुगतनी पड़ती है कि जो उमेग सिंह और जो उनके पुत्र जय सिंह थे उनको गिरफ्तार करके अल्मोड़ा की जेल में भेज दिया जाता है। बताया जाता है कि 1877 के करीब वहाँ पे अल्मोड़ा में राजा उमेग सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, और उमेग सिंह जी जो थे वो जस्मा के अंतिम राजा थे। हालांकि इसके उत्तराधिकारी तो काफ़ी बने, लेकिन अंतिम राजा थे। अंतिम राजा इसलिए हैं कि उसके बाद जस्मा पे जो राज आ जाता है वो आ जाता है अंग्रेज़ों का, और अंग्रेज़ों ने उसके बाद किसी को भी राजा की उपाधि नहीं दी। हालांकि उसके बाद 1879 यानी कि 1889 को क्या होता है कि उमेग सिंह जी के जो पोते होते हैं रण सिंह, उनको 21 गांव दोबारा से वापस दे दी जाती है जागीर, जो कभी उमेग सिंह जी की जागीर हुआ करती थी। ये सब कुछ होता है जो जो जम्मू के राजा गुलाब सिंह जी थे उनकी रिक्वेस्ट पे अंग्रेज़ों के लिए, अंग्रेज़ों से उन्होंने रिक्वेस्ट करी और अंग्रेज़ों ने 21 गांव की जो जागीर थी वो वापस दे दी। बाद में यही रण सिंह गुलाब सिंह जी की पोती के साथ विवाह करते हैं, वैवाहिक रिश्ते हो जाते हैं, और उनको कुछ रियासत और दी जाती है जम्मू के राजा की तरफ से। ठीक है, तो ये तो स्टोरी थी जस्मा की। मेन हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं, ठीक है ये तो हमने देख लिया है, अभी बात करते हैं कुटलैहड़ की। तो उसी टाइम में अभी क्या था कि एक वहाँ पे दूसरी रियासत थी ऊना में जिसका नाम था कुटलैहड़। सो कुटलैहड़ जो थी कांगड़ा रियासत से अलग होने वाली सबसे छोटी रियासत थी। हालांकि इसके गठन के बारे में जानकारी नहीं है, कुछ प्रमाण नहीं है, बट माना जाता है कि लगभग ये 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में ये जो रियासत है वो बनी है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा कभी, क्योंकि इसमें अभी भी कुछ डाटा साफ नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, प्यार से सुनिए। तो एक ब्राह्मण थे जसवाल सिंह, तो उन्होंने क्या करा कि जो तलहटी का एरिया है, जो इस साइड का एरिया था, ये कुटलैहड़, बंगाणा, शातलाई, तो इस एरिया में क्या करा कि यहाँ के गांव पे उन्होंने एक अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया, और इन्होंने जो राजधानी बनाई वो कोट कुटलैहड़ बनाई। ठीक है, तो इस रियासत, छोटी सी रियासत थी, वहाँ पे वो शासन करने लगे, और ब्राह्मण थे बट फिर वो बाद में राजपूत बन गए, क्षत्रिय बन गए, ऐसा माना जाता है। आगे इनके 2 पुत्र थे। आगे इनके जो पुत्र और पौत्र थे, क्योंकि कुटलैहड़ बहुत छोटी सी रियासत थी, तो इनके पुत्र और पौत्र ने जाके भज्जी और कोटी रियासतों की स्थापना करी। ठीक है, तब से लेकर आज तक, मतलब जब तक भी ये रही है, लगभग 40 के करीब राजाओं ने इस पे राज किया है कुटलैहड़ पे। फिर बात आती है जब मुग़लों का पतन होना स्टार्ट हो जाता है और अहमद शाह अब्दाली जो है या दुरानी है भारत में आ गए हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि घमंड चंद को, जो संसार चंद के पिताजी थे, उनको गवर्नर बना देते हैं जलंधर का। और मुग़लों के पतन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो उठाते हैं वो उठाते हैं घमंड सिंह। जहाँ पे भी उनको दिखता है कोई कमज़ोर शासक है, तो वहाँ पे जाके वो क्या कर लेते हैं, अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान वो लोग इस कुटलैहड़ के उत्तरी प्रांत चौकी पे हमला करते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ से जो कांगड़ा रियासत का फिर से इंटरफेयर जो है कुटलैहड़ में होना स्टार्ट हो जाता है। फिर संसार चंद आते हैं 1786 के करीब, वो क्या करते हैं, कुटलैहड़ पे कब्जा कर लेते हैं, उसको डिमोलिश कर देते हैं, नस्ते नाबूद कर देते हैं फिर से। और फिर क्या होता है कि जो कुटलैहड़ के शासक थे वो काफ़ी, अभी संसार चंद बहुत बड़े राजा हो गए हैं। ठीक है, मुग़लों की वहाँ पे मुग़ल है नहीं। ठीक है, और कोई जो आसपास कोई खड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो वो ये लोग क्या करते हैं कि कुटलैहड़, जस्मा या जितने भी दतारपुर, जितने भी पहाड़ी राजा थे, ये लोग क्या करते हैं, गोरखों को बुलाते हैं, अमर सिंह थापा को, और इनकी लड़ाई होती है महल मोरिया हमीरपुर में, जिसमें संसार चंद को ये लोग हरा देते हैं। तो 1804-05 में ये लड़ाई होती है। उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो कुटलैहड़ रियासत है फिर से स्थापित हो जाती है। जो इनके रूलर्स होते हैं वो फिर से रियासत को, क्योंकि संसार चंद को वो लोग हरा देते हैं। फिर 1809 में क्या आता है कि गोरखों को राजा रंजीत सिंह हरा देते हैं, और जो कुटलैहड़ है वो आ जाती है 1809 में
राजा रंजीत सिंह के अंडर। 1809 से लेके 1825 तक ये राजा रंजीत सिंह के अंडर रहती है। फिर कभी ना कहीं सिखों का भी थोड़ा सा पतन होना स्टार्ट हो जाता है। तो 1825 में एक महान जो एक शक्तिशाली राजा हुए कुटलैहड़ के राजा नारायण पाल, तो उन्होंने कोटवाहक जो किला था उसके लिए राजा रंजीत सिंह से लड़ाई करी थी और कहा जाता है कि वो जीत गए थे। ठीक है। फिर जो अंतिम राजा आते हैं इसके कुटलैहड़ के, वो होते हैं राजा बृजमोहन। ये अंतिम शासक थे। फिर होता क्या है कि 1848 के करीब, अभी जब अंग्रेज़ों ने सिखों को के साथ लड़ाई चल रही है, तो उसी दौरान क्या होता है कि जो विक्रम सिंह बेदी हैं वो विद्रोह कर देते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ और ऊना को जो है वो स्वतंत्र करा लेते हैं अंग्रेज़ों से। बाद में जो सुजान सिंह बेदी थे वो ऊना को फिर से बेदी डायनेस्टी के अंडर लेके आ जाते हैं। तो ये सुजान सिंह और विक्रम सिंह बेदी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अंतिम शासक जो है वो बृजमोहन इम्पोर्टेंट है। कोटवाहक जो किला है वो इम्पोर्टेंट है। राजा जो नारायण पाल है वो है इम्पोर्टेंट है, राइट। और घमंड सिंह ने जब आक्रमण किया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है, एक बार देखिएगा ज़रूर। एक क्वेश्चन और आता है कुटलैहड़ से कि जो 2 रानियाँ थी कुटलैहड़ से, उन्होंने तातर खान के खिलाफ सरहिंद में एक लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। वो 2 सॉरी ये कुटलैहड़ थोड़ा गलत लिखा हुआ है। 2 रानियाँ थी, रानी कुमकुम देवी और रानी धनसार देवी। तो इन्होंने तातर खान या तातार खान के अगेंस्ट सरहिंद में जो लड़ाई हुई थी उसमें भाग लिया था। तो इतनी सी कहानी है हमारी कुटलैहड़ की।